दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साथ। हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं की इतिहास के चैप्टर। और इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो हम पढ़ रहे हैं भारत का वैभवपूर्ण अतीत पहला चैप्टर। और इसके पहले हमने एक वीडियो में उसके बारे में जो कुछ भी पढ़ा था या इस पाठ के अंदर क्या है एक बार देख लेते हैं। तो इस पाठ में है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, वैभवशाली भारत की उपलब्धियां सिंधु घाटी सभ्यता और उपलब्धियां वैदिक काल से महाजनपद काल। जो पहला है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, उसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर वैभवशाली भारत की उपलब्धियों में भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, भारत में प्राग ऐतिहासिक पाषाण संस्कृति, इसके बारे में। तो हमने इसके पहले के वीडियो में साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरातात्विक पुरालेखीय स्रोत। तो जो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत, इन दोनों में से एक चीज़ हमने इसके पहले की वीडियो में देख ली, साहित्यिक स्रोत। इसमें पढ़ेंगे हम पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत, उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के और मुद्राएं, स्मारक और भवन, मूर्तियां, शैल चित्रकला और अन्य कलाकृतियां। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत में दूसरे स्रोत, जिनको कहते हैं पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोत। तो सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत जो है उसमें 5 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। जैसे हमने साहित्यिक स्रोत हमने पढ़ा था, जिस तरह से बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, और उसी तरह से यहाँ पुरातात्विक जो स्रोत हैं वो जो धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियाँ, 3 पार्ट में उसको पढ़ा था। ठीक वैसे पुरातात्विक स्रोत हम पढ़ेंगे 5 पार्ट में। और पहला है उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, दूसरा अभिलेख, तीसरा सिक्के और मुद्राएं, चौथा स्मारक और भवन, और 5वां रहेगा मूर्तियां, शैल चित्रकला और अन्य कलाकृति। ये जो हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इनका पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम भारतीय इतिहास की जो हमको जानकारी मिली है या जो तथ्य है वो कहाँ से आए, वो हमें जानना ज़रूरी होता है। नहीं तो एक संशय मन में रहता है कि ये बात जो लिखी गई वो कहाँ से लिखी गई, कैसे लिखी गई, ये प्रश्न दिमाग में आता है और आना स्वाभाविक भी है। तो उसके लिए पहले ये पढ़ना ज़रूरी है कि हम जो पढ़ेंगे इतिहास में या जो अभी तक पढ़ा है वो कहाँ कहाँ से आया। तो इसके पहले के वीडियो हमने साहित्य के बारे में पढ़ा था कि जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो भी हमको ज़मीन से हमको चीज़ें मिलती हैं, जैसे पुरातत्व का तात्पर्य है अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाओं का अध्ययन करना। अतीत के जो अवशेष मिले, टूटे फूटे जैसी भी कंडीशन में, तो उनके माध्यम से मानव क्या क्रियाएं करता था उसका अध्ययन करना, ये पुरातात्विक स्रोत या पुरातत्व विज्ञान जो भी कहें उसका ये उद्देश्य होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रारंभ 6000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक पीछे चला गया। अब ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जब तक नहीं खोजा गया था तब तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रारंभ नहीं पता था, और वो पता भी था तो वो बहुत हम कहते थे कि हाँ भाई ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या ज़्यादा सभ्यता वाले नहीं हैं, संस्कृति वाले नहीं हैं। परंतु जैसे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ तो ये पता चला कि जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो 6000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी पूर्व, और ईस्वी पूर्व शब्द मैंने आपको पहले समझा दिया था कि ईस्वी और ईस्वी पूर्व में क्या अंतर है। तो ये 5000 और 6000 ईस्वी पूर्व यानी लगभग आज से 8000 या 7000 साल पहले की हमारी सभ्यता और संस्कृति है। जबकि ये जो ईस्वी संवत शुरू हुआ जो अभी 2020 चल रहा है, तो ये तो इसका 2000 साल हुए, परंतु भारतीय सभ्यता संस्कृति को विकसित हुए लगभग आज से 8000 या 7000 साल पहले, क्योंकि ईस्वी पूर्व 6000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक। तो ये जब तक यदि पुरातत्व की ये जानकारी नहीं मिलती हमको, तो हम ये नहीं पता चलता हमको कि हमारी सभ्यता संस्कृति कितनी विकसित है, कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन है।
पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन निम्नानुसार किया जा सकता है। जितने भी पुरातात्विक स्रोत हैं अभी हमने देखा था, उसमें पहला है उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, दूसरा अभिलेख, तीसरा सिक्के और मुद्राएं, चौथा स्मारक और भवन, पांचवा मूर्तियाँ, शैल चित्रकला और अन्य कलाकृतियाँ। तो उनको एक एक करके पढ़ेंगे हम पुरातात्विक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला अभी हमने देखा उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, और उसको उदाहरण दिए हुए हैं मृदभांड, औजार और उपकरण। ये उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष हैं, मिट्टी के बर्तन, औजार और उपकरण। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदभांड संस्कृतियाँ विद्यमान रही हैं। इतिहासकारों का यह मानना है कि प्राचीन भारत में 4 प्रकार की मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, और ये 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृतियाँ विद्यमान रही हैं। पहला घेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति, दूसरा काले और लाल रंग की मृदभांड परंपरा, फिर है चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, और चौथी है उत्तरी काली चमकीली परंपरा। इसके बारे में हम और ज़्यादा विवरण आगे की कक्षाओं में लेंगे, परंतु यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि भारत में 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृतियाँ विद्यमान रही, घेरुए रंग की, काले और लाल रंग की, चित्रित स्लेटी रंग की और उत्तरी काली चमकीली परंपरा। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण अधिक प्राप्त हुए। जब मृदभांड का उपयोग होने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले। शुरू में जब खुदाई की गई या शुरू में जब इसकी जानकारी मिली तो पाषाण उपकरण यानी पत्थर के उपकरण अधिक प्राप्त हुए, और जब बाद में मृदभांड का उपयोग होने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में मृदभांड के अवशेष मिले। तो ये अवशेष भी हमारी जानकारी के, इतिहास की जानकारी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। उत्खनन में सड़कें मिली, नालियाँ, भवन, तांबे और कांस्य की सामग्री मिली, आभूषण मिले, ये सभी अवशेष मिले जिससे तत्कालीन मानव समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो उत्खनन में यानी खुदाई से जो भी चीज़ें मिली उससे हमको इन सब की जानकारी मिलती है कि भारतीय मानव समाज और संस्कृति किस प्रकार की रही होगी, और उस सभ्यता और संस्कृति से हम अछूते रह जाते अगर हमको ये सब जानकारी या ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती। तो ये पुरातात्विक स्रोत हैं, वो भी इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत में ही आगे बढ़ते हैं हम, और ये पुरातात्विक स्रोत में दूसरा है अभिलेख, लिखना। इससे हम याद रख सकते हैं कि अभिलेख क्या होता है। यह तिथि युक्त और समसामयिक होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये जो अभिलेख मिले, हालांकि कई सारे अभिलेख तो अभी ऐसे भी हैं जिनको नहीं पढ़ा जा सका है, परंतु जिनको पढ़ा जा सका है वो तिथि युक्त हैं, इनके ऊपर तारीखें लिखी हैं, और समसामयिक होने के कारण ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है ताकि इससे बहुत अच्छी जानकारी हमको मिलती है। इनसे संबंधित शासक, व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य और समसामयिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। उस समय की जो घटनाएं मिली, कौन सा वंश था, उस समय तारीख क्या थी, क्या काम किए गए, ये सभी अभिलेखों में मिलता है, जिससे बहुत कुछ इतिहास संबंधी जानकारी मिलती है। जैसे अशोक के अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, ये सभी अभिलेख हैं जिनसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख तीनों प्रकार के अभिलेख हैं जो कि खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में है। लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। जैसे हम जो अभी हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी हमारी लिपि है देवनागरी लिपि। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में है और ब्राह्मी लिपि में है, और वो शिलालेख भी हैं, स्तंभलेख भी हैं और गुहालेख भी हैं। तीनों प्रकार के हैं जिनके बारे में हम आगे और देखेंगे कि शिलालेख किसको कहते हैं, स्तंभलेख किसको कहते हैं और गुहालेख किसको कहते हैं। परंतु ये ध्यान रखना कि अशोक की जो लिपि है वो दोनों प्रकार की लिपि में लिखे गए हैं, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में। जूनागढ़ का रुद्रदामन का शिलालेख भी प्रसिद्ध है। जूनागढ़ का जो रुद्रदामन का शिलालेख है, पत्थर के ऊपर लिखा गया शिलालेख, प्रसिद्ध है। अन्य स्तंभलेख में चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभलेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख, ये प्रमुख हैं। तो ये देखिए जो गुप्त काल में लिखे गए या उसके पहले मौर्य काल में लिखे गए या और उससे पहले, तो इन सब शिलालेखों से या स्तंभलेखों से काफ़ी कुछ इतिहास की जानकारी मिलती है।
ताम्रलेख से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे प्रभावती गुप्ता का ताम्रलेख, तांबे के ऊपर लिखा गया, ताम्रपत्र के ऊपर, या तो वो हमें गुप्तकालीन जानकारी मिलती है, गुप्त काल इतिहास मिलता है, जैसे कि प्रभावती गुप्ता का ताम्रलेख। गुहालेख में अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के नासिक और नानाघाट गुहालेख उपयोगी हैं। ये सभी गुहालेख, जैसे हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि अशोक के शिलालेख भी हैं, स्तंभलेख भी हैं और गुहालेख तीनों प्रकार के हैं। तो यहाँ पर गुहालेख में भी अशोक का नाम आएगा, स्तंभलेख में भी अशोक का नाम आएगा और शिलालेख में भी अशोक का नाम आएगा, जो हम आगे के पाठों में भी और विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये केवल हमको ये देखना है कि जो इतिहास के स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से और किस किस तरह से मिलते हैं हमको। जहाँ मूर्तियों के शीर्ष या अधोभाग में, शीर्ष यानी ऊपरी भाग, अधोभाग यानी पीछे के भाग में शासकों के लेख लिखवाए गए हैं, उनको मूर्ति लेख भी कहते हैं। तो एक और नया लेख आया, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख और मूर्ति लेख। ये अभिलेख के बारे में, पुरातत्व के संबंध में हम जो जानकारी पढ़ रहे हैं उसमें हमने अभी अभिलेख के बारे में पढ़ा। उसके पहले हमने उत्खनन से प्राप्त अवशेष या मृदबांड के बारे में पढ़ा था, दूसरा अभिलेख के बारे में पढ़ा और तीसरा हम पढ़ रहे हैं अब सिक्के और मुद्राएं। सिक्के और मुद्राएं में पढ़ते हैं। सिक्कों, मुद्राओं और मोहरों से तत्कालीन शासकों के नाम का पता चलता है, तिथियों का, तारीख का पता चलता है, चित्र, वंश, परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्य, कला और शासक की रुचि, इन सब की जानकारी हमको सिक्कों और मुद्राओं से मिलती है। तो जैसे शिलालेख या स्तंभलेख, गुहालेख ये जानकारी देते हैं, जैसे अवशेष जानकारी देते हैं, वैसे जो पुरानी सिक्के और मुद्राएं मिलती हैं उनसे भी उस समय की जो भी जानकारी इतिहास संबंधी है वो हमको प्राप्त होती है। जैसे समुद्रगुप्त के वीणावादक और व्याघ्र निहंता सिक्के, समुद्रगुप्त गुप्तकालीन महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। अब ये इनका वीणावादक, अब ये सिक्के के ऊपर उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, या व्याघ्र निहंता यानी शिकार करते हुए बताया गया है। तो उससे संगीत के प्रति रुचि और शौर्य को पता, शौर्य का बारे में हमको जानकारी मिलती है। और कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के उसके शैव अनुयायी यानी शिव के अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। कार्तिकेय जो शिव के पुत्र हैं, तो कुमारगुप्त ने कार्तिकेय के प्रकार के सिक्के बनवाए, तो जिससे हमको पता चलता है कि भाई कुमारगुप्त थे वो शिव को मानने वाले थे, शैव अनुयायी थे। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी और तांबे के हैं, जिन पर केवल चित्र है। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहा जाता है। जिनके ऊपर ऐसे चित्र होते हैं उनको आहत सिक्के, आहत यानी चोट, तो चोट से जो सिक्के बनते हैं उनको आहत सिक्के कहा जाता है। पंचमार्क सिक्के जो सबसे पहले प्राप्त होने वाले हैं वो चांदी और तांबे के हैं। मौर्यों के बाद हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की। मौर्य जो शासनकाल हुआ उसके बाद इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासक आए। ये हम सब आगे के वीडियोस में देखेंगे कि हिंद यूनानी शासक कब आए, मौर्य के बाद कैसे आए। परंतु यहाँ पर एक जो इतिहास के स्रोत हैं, जानकारी के स्रोत है, उसमें ये हमको जानने को मिलता है कि मौर्यों के बाद जो हिंद यूनानी शासक आए उन्होंने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की, जिस मुद्रा के ऊपर लिखा जाने वाला था। उसके पहले केवल चित्र थे, परंतु लिखने का कार्य की शुरुआत हुई हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। कुषाण के समय स्वर्ण और ताम्र सिक्के प्रचलन में आए। कुषाण काल भी आया तो उस समय सोने के और तांबे के सिक्के प्रचलन में आए। गुप्त काल में स्वर्ण और रजत मुद्रा चलन में थी। गुप्त काल एक ऐसा समय था जब सोने के और चांदी के सिक्के चलते थे। तो सिक्कों और मुद्राओं से भी उस समय की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, उस समय का अध्ययन कैसा रहा होगा, ये सब जानकारी हमको मिलती है। सिक्के और मुद्रा में ही आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमको और आगे जानकारी मिलती है कि भारतीय इतिहास कितना स्वर्णिम रहा होगा। सिक्कों से कुछ विशेष घटनाओं की भी जानकारी मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व और यव के चिन्ह हैं, जिससे अश्वमेव यज्ञ पराक्रम लिखा है। इससे अश्वमेव यज्ञ करने की भी जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त ने के सिक्कों पर ये अश्वमेव यज्ञ होने की भी जानकारी मिलती है उन सिक्कों के द्वारा। बयाना राजस्थान और जोगलथम्बी नासिक से सिक्कों का ढेर मिला है। सिक्कों का ढेर कहाँ से मिला है? बयाना राजस्थान और जोगलथम्बी नासिक महाराष्ट्र से।
जोगलथम्बी के सिक्कों से शक सातवाहन संघर्ष की जानकारी मिलती है। शकों में और सातवाहनों में संघर्ष हुआ था ऐसी जानकारी मिलती है। और ये कैसे पता चलता है? तो ये ऐसे पता चलता है, गौतमी पुत्र ने शकों के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवा करके सिक्के जारी किए थे। शकों के सिक्कों पर गौतमी पुत्र ने अपना नाम अंकित करवाया था। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर संघर्ष हुआ था और कौन जीता था। ये आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि इस लाइन से हमको पता चलता है कि उस समय उनके युद्ध में कौन जीता होगा। बसाढ़ प्राचीन वैशाली का नाम है। वहाँ से 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। मुद्राएं, मोहरें, उस समय मिट्टी की मोहरें बनती थी, तो वो मिट्टी की मोहरें मिली हैं 274 बसाढ़ प्राचीन वैशाली से। इस प्रकार सिक्कों से प्राप्त होने वाली जानकारी तिथि क्रम निर्धारण, धार्मिक विश्वास की जानकारी, कला पर प्रकाश, व्यापार और आर्थिक स्तर की जानकारी, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, नवीन तथ्यों का उद्घाटन और शासकों की रुचियों का ज्ञान, ये सभी हमें उन सिक्कों और मुद्राओं से प्राप्त होता है। तो हमने अभी तक पुरातत्व से संबंधित अवशेष, अभिलेख, सिक्के और मुद्राएं देख ली। चौथा टॉपिक आता है स्मारक और भवन। इसमें भूमि पर और भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष जैसे स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राज प्रसाद यानी महल राजा का, दुर्ग और भवन सम्मिलित हैं। स्मारक और भवन में ये चीज़ें आती हैं। सभी अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रासाद, दुर्ग और भवन, जहाँ जहाँ भी ये मिलते हैं तो वहाँ से भी हमको जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों से हमें वहाँ की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो उनके अवशेषों से वो किस तरह से रहते थे, उनका रहने का तरीका कैसा था, वो हमको जानकारी मिलती है इससे। देवगढ़ और भित्री गांव मंदिर से गुप्तकालीन धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। देवगढ़ और भित्री गांव मंदिर है, वहाँ से गुप्तकालीन धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था कैसी थी, ये जानकारी मिलती है। स्मारकों से ही दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। इन स्मारकों से दक्षिणी पूर्वी एशिया में हमारे भारतीय संस्कृति किस तरह से विकास हुआ, क्योंकि केवल भारतीय संस्कृति की जो भवन और स्मारक हैं वो केवल भारत में ही नहीं, पूरे दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैले हुए हैं। इससे हमको जानकारी मिलती है। और एक उदाहरण है इसका, कंबोडिया के अंगकोर वाट के स्मारक। कंबोडिया में अंगकोर वाट के स्मारक हैं। जब आप बड़े हो जाओ तो ज़रूर वहाँ घूमने जाना और वहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक ज़रूर लेना कि भारत का जो विश्व गुरु जिसको कहा जाता था वो ऐसे ही नहीं कहा जाता था। जावा के बोरबदूर के मंदिर हैं और भारत का अन्य देशों में औपनिवेशिक और सांस्कृतिक विस्तार की कहानी कहते हैं। तो उस समय भारत का कितना फैलाव था, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का कितना फैलाव था, ये जो आज भी जो हमको स्मारक और भवन मिलते हैं वो ये कहानी कहते हैं। तो इससे भी हमको भारतीय इतिहास की जानकारी होती है। अगला आएगा अपना मूर्तियाँ, शैल चित्रकला और अन्य कलाकृतियाँ। यह मानव जीवन को प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त करने का मुख्य साधन है। ये जो मूर्तियाँ हैं, शैल चित्रकला है और अन्य कलाकृतियाँ हैं, वो मानव जीवन को प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त करने का साधन है, जिससे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी होती है। ये जितनी भी मूर्तियाँ बनती हैं या पत्थरों के ऊपर चित्र होते हैं या दीवारों, गुफाओं की दीवारों में चित्र मिले, उससे ये पता चलता है कि उस समय का जो मनुष्य था उसकी धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, क्योंकि उनसे हम अनुमान लगा सकते हैं। और अनुमान ये उस तथ्य के आधार पर, उस प्रामाणिकता के आधार पर जो चित्र मिलते हैं उसके आधार पर। प्राग ऐतिहासिक काल में प्रारंभिक मानव का जो निवास स्थान शैलाश्रय था, प्रारंभिक मानव जो था उसका निवास स्थान शैलाश्रय था प्राग ऐतिहासिक काल में। वहाँ प्राप्त शैल चित्रों के माध्यम से प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। प्रारंभिक जो मानव था उसने भी चित्र बनाए और वो भी प्रूफ के रूप में, साक्ष्य के रूप में मिले हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्रों में भी शैल चित्र मिले हैं। उस जमाने के पुराने, बहुत ही पुराने शैल चित्र यहाँ राजस्थान में भी प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका और पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहाँ पर शैल चित्र मिले हैं। तो यहाँ पर इस भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत मिले। अजंता की चित्र राशि, दुर्गों और महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं
वहाँ पर आप ज़रूर जाएं देखने के लिए कि वहाँ पर जो कलर किया हुआ है उन चित्रों में वो विद्यमान है आज भी, जो कई सदियों पहले उनका निर्माण हुआ है। तो ये भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत थे जो हमने इसके पहले की वीडियो में और इस वीडियो में देखे। जो पहले का वीडियो था हमारा जो साहित्यिक स्रोत था, जिसमें धार्मिक, धर्मेत्तर और वंशावलियाँ इतिहास के जानकारी के स्रोत थे, और इसमें पुरातात्विक स्रोत हैं। और पुरातात्विक स्रोत में हमने जो पढ़े, उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के और मुद्राएं, स्मारक और भवन, मूर्तियाँ, शैल चित्रकला और अन्य कलाकृति। तो ये इस तरह से हमारा ये वीडियो अब यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसी भारत का वैभवपूर्ण अतीत का अगला वीडियो लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के बारे में, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।